ओके, तो आई होप आप लोग आ गए होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आ गए। ओके, आप ध्यान से देखो, मैं समझा रहा था ये कि रिएक्शन कुछ ऐसा है, NO2, उसके 2 मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, N2O4। ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में होता है, ये भी गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, ठीक है, दिस इज डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन नहीं दिया था उन्होंने, मैंने आपको रिएक्शन बता दिया। ठीक है, एकदम इजी है, 2 NO2 को मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली क्या बनने वाला है, N2O4। ओके, अब ध्यान से पढ़ते क्या लिखा है, क्या लिखा है, an equilibrium mixture of dinitrogen tetraoxide that is colorless gas। हाँ, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कैसा कलर कैसा होता है, कलरलेस, मतलब जो प्रोडक्ट साइड में मैंने बनाया था वो कलरलेस गैस है। ठीक है, कुछ पूछना है आपको, साक्षी आपका रेज हैंड दिखा रहा है, कुछ पूछना है। ओके, आई थिंक नहीं पूछना है। ठीक है, देखो, तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एज अ कलरलेस गैस यानी प्रोडक्ट साइड में, और जो रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में वो क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका कलर ब्राउन गैस है, उसका ब्राउन कलर है। अब ये कलर से हमें पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। ठीक है, सेटअप इन अ सील्ड फ्लास्क। अब आप सोचो कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर होगा या कलरलेस होगा, ऑब्वियसली लाइट ब्राउन होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है तो फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा रिएक्शन फॉरवर्ड गया होगा, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा रिएक्शन बैकवर्ड गया होगा, है ना। जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का भी होगा और कुछ प्रोडक्ट का भी होगा, है ना। तो कलर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ब्राउन, और कलरलेस का कॉम्बिनेशन इज लाइट ब्राउन, हल्का सा मिक्सचर आ जाएगा, राइट। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अभी क्या करेंगे हम, इसमें प्रेशर की चेंजेस करके ऑब्जर्व करेंगे। आई होप आप लोगों को वो रिएक्शन मेमोराइज है। अब देखो क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर on the gases, on the gaseous equilibrium can be followed by observing change in its color intensity। Obviously, अब आप सोचो कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता, अपनी बातें ध्यान से सुनना, अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ तो रिएक्शन किधर जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। मुझे बताओ नंबर, अब ये बताओ आप वो रिएक्शन को मेमोराइज करके कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, प्रेशर बढ़ाया था मैंने, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ थे, वो सोच के मुझे आंसर बताओ, फॉरवर्ड के बैकवर्ड। 1 मिनट, हाँ। ये देखो नीचे रिएक्शन, अच्छा 1 मिनट, हाँ। इन्होंने रिएक्शन उल्टा दिया है, ये देखो उल्टा हो जाएगा, फिर सब चीजें उल्टी हो जाएगी। इन्होंने रिएक्शन इस तरह से समझाया, ठीक है, इन्होंने फॉर्म नहीं किया, इन्होंने डिसोसिएट किया। आप देख लो, N2O4 का NO2 बन रहा है, तो मैंने जो बताया उसका उल्टा है, नीचे रिएक्शन दिया है, आप देख सकते हो। N2O4 से क्या बन रहा है, NO2। N2O4 से क्या बन रहा है, NO2। अब बताओ रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड। इसको देख के क्या लगता है आपको, फॉरवर्ड के बैकवर्ड। अब आप बेटर बता पाओगे, मैंने आपको इसका उल्टा बताया था। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, और नंबर ऑफ मोल्स कम किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो आपको पता है कि N2O4 जो है वो कलरलेस था, कलरलेस था। तो इसका मतलब है हमें इंटेंसिटी कलर की बढ़ती हुई दिखेगी, कलर की इंटेंसिटी कम होती हुई दिखेगी। क्या लगता है आपको, डिक्रीज और इंक्रीज, तो लोग समझ पा रहे हैं रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड। और अगर बैकवर्ड जा रहा है तो ये तो कलरलेस था, तो अभी सोचो अगर कलरलेस था तो कलर की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी,
कलर की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल में वही लिखा है, इंक्रीज इन प्रेशर द कलर लाइटन्स टू ऑलमोस्ट कलरलेस, द कलर लाइटन्स टू ऑलमोस्ट कलरलेस बिकॉज N2O4 की तरफ जा रहा है रिएक्शन और N2O4 कलरलेस था। टू द लेफ्ट साइड विद द फ्यूअर मॉलिक्यूल्स, टू द लेफ्ट द साइड विद फ्यूअर मॉलिक्यूल्स, टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाएगा जहां पर फ्यूअर मॉलिक्यूल्स है, फ्यूअर मींस नंबर ऑफ मोल्स जहां पर कम है। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर डिक्रीज किया मैंने, अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया, समझना कॉन्सेप्ट वापस, प्रेशर डिक्रीज किया, रिएक्शन एक ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, तो रिएक्शन किधर जाएगा इस बार, फॉरवर्ड। और अगर फॉरवर्ड जाएगा तो इस बार कलर और डार्क हो जाएगा, क्यों, क्योंकि NO2 का कलर ब्राउन है, NO2 का कलर ब्राउन है, इसलिए देख सकते हो आप यहाँ लिखा हुआ भी है, डिक्रीज इन प्रेशर किया तो कलर डार्कन्स टू द राइट द साइड विथ मोर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया प्रेशर का चेंजेस? किसी को डाउट है तो प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे अभी बता दो। प्रेशर में इतना ही समझ में आना चाहिए आपको एग्जाम में कि अगर आपका प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रेशर कम किया एंड वाइस वर्सा। आई थिंक कंफ्यूजन इससे अच्छा, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। बताओ कोई डाउट? एकदम सिंपल। चलो ठीक है, दो रिप्लाई है मेरे को, कोई बात नहीं। ओके इतना समझ में आ गया आप लोग, राइट? देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स वेयर एज रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, ये इसकी बात कर, ठीक है? फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो छोड़ो अभी उसको भूल जाओ। अब ये वाला रिएक्शन देखो, H2 plus I2 that gives you 2HI, जस्ट पूछा था मैंने अभी आपको, बताओ इसमें प्रेशर बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, कोई चेंज होने वाला है क्या, कोई चेंज होगा? नहीं होने वाला है ना? क्यों? आपको पता है कि हम इस बार हम किसके ऊपर देखने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स, दोनों साइड तो सेम है, तो वही लिखा है देखो, एज देयर इज अ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन बोथ द साइड्स, चेंज ऑफ द प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गया? अब इसमें ना इन्होंने वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली क्यों नहीं देंगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता होगा कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। हमें पता है केसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये सब कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी रिएक्शन में वॉल्यूम बढ़ा दिया, किसी रिएक्शन में क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो रिएक्शन भी ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। प्रेशर का उल्टा करना रहता है। अगर आपको याद है प्रेशर बढ़ाते थे, अगर हम प्रेशर बढ़ाते थे तो रिएक्शन किधर जाता, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में इनवर्स रिलेशन याद रखना, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि जो चीजें प्रेशर के साथ होती है वॉल्यूम में उसके वॉल्यूम के साथ उसका उल्टा होता है। हमें प्रेशर प्रेशर बढ़ाते तो नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्शन कहाँ जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। आई होप आपको क्लियर है, इसीलिए इन्होंने इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम का नहीं एक्सप्लेन किया होगा। आई थिंक आपको क्लियर है, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, ओके। अब ये रिमेंबर वाला बॉक्स देखो क्या लिखा है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ केसी ड्यूरिंग एनी चेंज इन द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम। पता ही है हमें, है ना? प्रेशर चेंज करोगे तो केसी चेंज होगा क्या? नहीं, केसी तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केसी का कोई लेना देना नहीं विद द चेंज इन प्रेशर, केसी का कोई लेना देना नहीं विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना? केसी का कोई लेना देना नहीं विद द चेंज इन वॉल्यूम, केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने बार बार ये लाइन इसलिए बोली ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, वही उन्होंने लिखा है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ केसी ड्यूरिंग एनी चेंज इन द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर। तो फिर क्या चेंज होता
है प्रेशर चेंज करने की वजह से, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये ध्यान रखना, अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब हम किसके बारे में बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, मेरी बात सुनना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, वो राइट या लेफ्ट की तरफ जा सकती है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगेन प्रेशर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि जो भी मैंने बोला वो समझ में आया? ओके कोई बात नहीं, कि मैंने जो बोला वो पॉइंट समझ में आया, कोई बात नहीं, फर्स्ट पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट नहीं है तो भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, लिख लेना आप। अगर ये पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट राइट है और ये लिख सकते हो। तो मैंने जो अभी बोला वो समझ में आया कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज होगी, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अ रिएक्शन इन विच डिक्रीज इन द वॉल्यूम टेक्स प्लेस। देखो अभी डिक्रीज इन द वॉल्यूम, अब आप बताओ अगर किसी रिएक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है ना, मैंने क्या बताया था, यही तो बताया मैंने, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का सेम रिलेशन है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का उल्टा रिलेशन है। तो देखो क्या लिखा है, अ रिएक्शन इन विच डिक्रीज इन द वॉल्यूम टेक्स प्लेस, द रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, है ना, वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब प्रेशर बढ़ना, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मैंने आपको सिखाया है कि प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम। एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम विल बी फेवर्ड बाय लोअरिंग प्रेशर, टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट। ये उन्होंने उस तरह से समझाया नहीं, ये इन्होंने वो बोला है कि वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर बढ़ता है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो आप प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करके देख सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। मैंने वॉल्यूम के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है तो वॉल्यूम इन्होंने दिया भी नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ अगर एग्जाम में वॉल्यूम को लेके क्वेश्चन आ जाए, समझो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वॉल्यूम बढ़ा दी, तो आप वॉल्यूम को समझ के नहीं करना, आपको प्रेशर समझ के करना है। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन किधर जाता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। समझो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रेशर वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन कहाँ जाता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। इतना पता होना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट? ये सब कंसेप्ट है, ये जिसके दिमाग में बैठेगा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसे भी आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। इसलिए ली चैटलिस प्रिंसिपल थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, रिमेंबर in a reversible reaction the reverse reaction has an energy change that is equal and opposite to that of forward, perfect, है ना। अगर मैं आपको बोलूं a प्लस बी कंबाइन हो रहे और बन रहा है सी, ठीक है, बन रहा है सी, समझो इस दौरान एनर्जी कितनी रिलीज हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो सी बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, समझो एनर्जी रिलीज हुई एक्स, हाइपोथेटिकल एनर्जी कितनी रिलीज हुई एक्स, माइनस मीन्स रिलीज हुई, राइट। तो समझो अगर आप वापस सी से ए प्लस बी बनाओगे, जब ए प्लस बी कंबाइन होके सी बना तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई एक्स, तो अगर आप सी से वापस ए प्लस बी बनाओगे तो इस बार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अपोजिट हो जाता है ना। तो अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, शॉर्ट में ऐसा समझो, अगर आपका कोई फॉरवर्ड रिएक्शन है और वो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसा होगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वैल्यू उतनी रहने वाली है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। फॉरवर्ड अगर फॉरवर्ड जा रहा है उस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बैकवर्ड जाएगा तो उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, समझ में आता है ये। ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझने के लिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने के लिए आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझना बहुत जरूरी है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। और देखो कितना इंटरेस्टिंग भी है, कितना इंटरेस्टिंग भी है, अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल भी कितना है, अगर आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आता है तो कंसेप्ट। चलो देखते हैं, देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, PCl5
जब रिएक्शन PCl5 ब्रेक होता है तो क्या बनता है, PCl3 + Cl2, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिखा है +90, बताओ ये एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है? एक्सो के एंडो, बट मैं आपको बता दूं ये गलत दिया हुआ है, इस टेक्स्ट बुक में शायद गलत है, मोस्टली चांसेस है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था, जब कभी भी कोई चीज फॉर्म होती है तो एक्सो होता है। यहाँ तो ब्रेक हो रही है, PCl5 ब्रेक होके क्या बन रहा है, PCl3 + Cl2, ये एक्चुअली एंडोथर्मिक होना चाहिए। न्यू टेक्स्ट बुक में भी यही है क्या, प्लीज चेक, न्यू टेक्स्ट बुक में भी यही है क्या? एक बार कोई जिनके पास, आपके पास अभी इस साल जो टेक्स्ट बुक, ये मेरे पास जो बुक है ये पुरानी है, आप प्लीज आपके पास जो बुक है उसमें क्या है, प्लस ही है क्या, उसमें भी प्लस ही दिया है? ठीक है, प्लस दिया तो प्लस को फॉलो करो, मोस्टली प्लस नहीं होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा उन्होंने बुक में दिया वैसे ही हम फॉलो कर देंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, आप देखो ध्यान से यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जो इसके मुताबिक है। अगर ये फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड कैसा होगा, एंडोथर्मिक, लिखा है द रिवर्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यही रिएक्शन अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये कंसेप्ट पहले समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में आया तो ही आपको ली चैटले प्रिंसिपल समझ में आएगा। समझ में आया इतना कि अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड कैसा होगा, एंडोथर्मिक, इतना समझ में आया? ओके, इतना भी आपको ये भी पता ही होगा, फिर अगर इतना समझ में आया तो आपको ये भी पता होगा एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मुझे इतना बता दो कंसेप्ट, कि कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होगा तो आपके आसपास वाली, अगर समझो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और आपके आसपास कोई रिएक्शन कर रहे हो और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर उस आपके आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? लॉजिक सी बात है, इंक्रीज होने वाला है, क्यों, हीट एनर्जी रिलीज होगी, वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये सब चीजें जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। अगर कोई आप आसपास, आपके आसपास कोई रिएक्शन कर रहे हो और वो एंडोथर्मिक है तो आपके आजू बाजू का टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन ने आजू बाजू की हीट खींच ली है अंदर, उसने आजू बाजू की हीट खींच ली है, एब्जॉर्ब कर ली हीट, तो आजू बाजू का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझ के हम पढ़ने वाले। अब ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ, पहले मैं समझाता हूँ फिर इस पेज को समझेंगे। ओके, समझो, वापस हम हेबर्स प्रोसेस लेते हैं, और इस चैप्टर में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हेबर्स प्रोसेस। बहुत ही ध्यान से सुनना। आप देख सकते हो इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब मैंने आपको समझाया है, दैट इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है ना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब समझो ये रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आ चुका है। हमने अब तक कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट सीख लिया है, प्रेशर का कंसेप्ट सीख लिया है, वॉल्यूम का कंसेप्ट सीख लिया है, अब टेम्परेचर का देखो। अगर आप टेम्परेचर, वापस ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इस बार आप स्ट्रेस दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इस बार इस रिएक्शन को आप स्ट्रेस दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने अचानक से टेम्परेचर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम में आ चुका है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब आप सोचो, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ली चैटले ने क्या बोला है कि वो क्या करेगा, उस स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सिस्टम क्या कोशिश करेगी कि वो टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर वापस क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए जितना पहले था। तो आप सोचो कि अगर हमें टेम्परेचर को नॉर्मल करना है तो हमें ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया उसकी वजह से हीट जनरेट होगी, और वो हीट जो एक्स्ट्रा जनरेट हुई वो कंज्यूम करवानी पड़ेगी, वो कंज्यूम करवानी पड़ेगी। हीट को कंज्यूम करना इज विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ये बताओ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, हीट को कंज्यूम करना। परफेक्ट, प्लीज आंसर।
सो गए रहोगे तो फिर तो हो गया मेरा पूरा खराब, इतनी मेहनत। अगर सो गए रहेंगे कुछ लोग तो। क्योंकि मैं देख तो पाता नहीं हूँ। ओके, आंसर इज एंडोथर्मिक, है ना। हीट कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो आप बताओ ये जो रिएक्शन अभी मैंने जो लिखा, ये कौन से डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? कौन से डायरेक्शन में जाएगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा? यही जो रिएक्शन मैंने अभी लिखा है, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? परफेक्ट, एक आंसर, दो आंसर। दो लोगों को समझ में आया? ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्लियर कट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में, ये जो लिखा रहता है ये किसके लिए मेंशन रहता है, फॉरवर्ड के लिए। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा है, एक्सो। मुझे बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है, तो एंडो कौन से डायरेक्शन में होगा, एंडो कौन से डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड, ऑब्वियसली बैकवर्ड होगा। तो अब पूरा कंसेप्ट रिलेट करते, वापस ध्यान से देखो, अब मैसेज मत करो और ध्यान दो। क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो कंसेप्ट कितना सही है और कितना अच्छा कंसेप्ट है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ गया, इस हीट को कंज्यूम करना पड़ेगा, इस हीट को कंज्यूम करना पड़ेगा। हीट कंज्यूम करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। क्योंकि रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगा तो हीट कंज्यूम हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? देखो कितना कंसेप्चुअल है। मैं फिर से बताता हूँ, आई थिंक अभी भी समझ में नहीं आया। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन जब कभी भी उसके बाजू में डेल्टा एच लिखा रहता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर नेगेटिव लिखा है इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो एक्सोथर्मिक है, अगर पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। अब मैंने क्या किया था, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर कर समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम आ चुका है और इक्विलिब्रियम पे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम पे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो एक तरह का स्ट्रेस है ये तो, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद अगर स्ट्रेस देते हैं तो वो स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेस को नलीफाई करना मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाया उसकी वजह से जो हीट जनरेट हुई वो हीट कंज्यूम होनी चाहिए, तभी तो रिएक्शन वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा। हीट कंज्यूम करना मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट कंज्यूम करना मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, और हमें पता है कि एंडोथर्मिक बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा ताकि वो हीट कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन वापस अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे आ जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो कितना सही कंसेप्ट है, तो वही तो बोल रहा हूँ, जो कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दो लोगों को ही समझ में आया, सिर्फ दो मैसेजेस है। यहाँ पे ओवरऑल कितने लोग हैं, 26। केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है क्या, ऐसा कुछ है किसी को? अच्छा चलो, किसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है? ये सब मैं पहले पूछता हूँ क्लास में, बट अभी क्या ऑनलाइन है ना, तो पूछ नहीं पाता। चलो ठीक है, ओके। देखो रिवर्स करते हैं, केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है वैसे, जो कंसेप्चुअल है वो तो इंटरेस्टिंग, मुझे कंसेप्ट पार्ट बहुत अच्छा लगता था अपने टाइम में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, बायो भी हो, ठीक है। फिर बहुत लोग पूछते हैं आप डॉक्टर क्यों बने फिर, हाँ, मेरा ड्रीम वही था, डॉक्टर बनना। ओके देखो यहाँ पर, अगर टेम्परेचर कम किया आपने, टेम्परेचर कम किया, तो आपको पता है इस बार टेम्परेचर आपने कम किया है, आपने टेम्परेचर कम कर दिया, कम कर दिया तो वो वापस अपने टेम्परेचर को जनरेट करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर कम कर दिया मतलब आपने हीट कम कर दिया, हीट कम कर दिया मतलब वापस हीट को जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो ओरिजिनल पे आ जाए।
हीट को वापस जनरेट करना पड़ेगा। हीट कौन से प्रोसेस से जनरेट होती है? स्टार्टिंग में पूछा था कौन से प्रोसेस से जनरेट होती है, एक्सो के एंडो? एक आंसर सिर्फ। हीट कौन से प्रोसेस से जनरेट होती है? एक्सो। एक्सो कौन से डायरेक्शन में दिखता है आपको, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। समझ में आया? तो बहुत कंसेप्चुअल है, आप कोई भी इसको रट्टा नहीं मार सकता, लीड चटेलियस को, बहुत कंसेप्चुअल है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं भी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो देखते हैं। अब टेस्ट एक तरह से, आई होप क्लियर है। चलो हाइपोथेटिकल है, मैं आपको हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ। A plus B gives C and delta H is positive, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। इसका ये मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एंडोथर्मिक। मुझे बताओ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? सोच समझ के, गाई बिल्कुल नहीं, कंसेप्चुअल है, सोचो फिर बताओ। टेम्परेचर बढ़ाया, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ओके सौरभ, ओके। नंदिनी एक बार वापस सोचो, लेनरॉय सोचो। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड? अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज है ऐसा लग रहा है। ठीक है देखते हैं, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। चलो, हमें पता है इस बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा है, एंडो, एंडो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड जाएगा तो एनर्जी कंज्यूम होगी, बैकवर्ड जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यही हो, क्योंकि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सो हो जाएगा। अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, इस बार हमने टेम्परेचर बढ़ाया, राइट? टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ गई, हीट बढ़ गई तो हीट को कंज्यूम कराना पड़ेगा हमें, हीट बढ़ गई तो हीट को कंज्यूम कराना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस होता है जो हीट को कंज्यूम करता है? कौन सा प्रोसेस होता है जो हीट को कंज्यूम करता है, एक्सो के एंडो? डेफिनेटली एंडो। एंडो कौन से डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? एंडो कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? आंसर इज फॉरवर्ड। तो फिर आप कुछ लोगों ने बैकवर्ड क्यों बोला? आंसर इज फॉरवर्ड, है ना? एंडोथर्मिक कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देयरफॉर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, हीट को कंज्यूम कराना पड़ेगा, हीट को कंज्यूम कराना है तो एक ऐसे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जहां हीट कंज्यूम होती है, हीट कौन हीट कंज्यूम होती है, हीट कंज्यूम होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस में। यहाँ पर रिएक्शन एंडोथर्मिक कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया? ये कंफ्यूज हो अभी भी? ये मैं अगले क्लास में वापस यही से पूछने वाला हूँ सब, क्या? चलो, क्योंकि अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो नेक्स्ट मैं आपको देता हूँ, टेम्परेचर कम किया, अभी कंसेप्ट वाइज पूरा सोचो, ऐसे तो आप पता है मुझे आराम से बता दोगे, बट फिर भी कंसेप्ट वाइज सोचो। टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा? टेम्परेचर कम किया तो बैकवर्ड जाएगा, है ना? तो अभी ऐसे देख के बोल सकते हैं रिवर्स, क्योंकि अभी फॉरवर्ड गया था तो बैकवर्ड ही जाएगा। बट सोचो क्या होने वाला है, हीट कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी तो हीट वापस जनरेट करना पड़ेगा, हीट को वापस जनरेट करना पड़ेगा। हीट जनरेट करने वाला प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए बैकवर्ड जाएगा, इसलिए बैकवर्ड जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट? ये ली चैटलियस प्रिंसिपल है, काफी कंसेप्चुअल।
क्लियर या अभी भी डाउट? मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाया है, अब आप एक बार घर पे प्लीज ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप अगली क्लास में पूछ सकते हो। मैं वापस अगली क्लास में आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पूछूंगा, चेंज इन प्रेशर पूछने वाला हूँ, चेंज इन वॉल्यूम पूछूंगा, चेंज इन टेम्परेचर, चारों के चारों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा आंसर, उससे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना आएगा और आपने कितना पढ़ा, ठीक है। ठीक है ना, चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे, अभी नहीं, आगे नहीं पढ़ते, ठीक है, चलो बाय। बाय बाय बाय, ठीक है, प्लीज़ पढ़ लेना, इतना मेहनत करके समझाया है तो आप भी मेहनत कर लेना और पढ़ लेना, मैं अगले क्लास में पूछूंगा। ओके।